बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहर बानो आवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप खैर वाफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। दिन का आगाज़ बल्कि हफ्ते का आगाज़ भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। हम भी वीकेंड के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो शहर बानो, हाउ वाज योर वीकेंड? इट वाज कूल। कूल, हाँ कूल तो है, और कूल तो सारे लाहौरियों के लिए ही रहा क्योंकि बारिश हुई और बारिश ने मौसम बड़ा शानदार कर दिया। वैसे जितनी गर्मी एक्सपेक्ट की जा रही थी ना, उतनी नहीं थी और शुक्र है। कल और परसों मौसम बहुत अच्छा रहा। उम्मीद करते हैं कि आज भी अच्छा रहे। आपका जो हफ्ता है बहुत अच्छा गुजरे। दुआओं के साथ हमें भी याद रखिएगा, हम भी अपनी दुआओं में आपको याद रखेंगे। तो हफ्ते का आगाज जो है हमारे साथ करें, हम भी आपके साथ करते हैं। 2 घंटे जो है आपके साथ गुजारेंगे, प्रोडक्टिव होंगे और पूरा हफ्ता बेहतरीन गेस्ट, बेहतरीन जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको मिलने वाली है। सुनो पाकिस्तान। मैं शहर बानो सोच रहा था कि जो वीकेंड होता है उस वीकेंड का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और तो आपने कैसे किया? वैसे नई हॉबीज तो मैं सोच रहा था कोई अडॉप्ट की जाए। तो मैंने थोड़ी सी गार्डनिंग की और थोड़ी सी मैंने बुक रीडिंग की। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत देर पहले मैं छोड़ चुका था। लाइफ में अक्सर ऐसा हो जाता है। हो सकता है आपको बड़ी बुजुर्ग वाली फीलिंग आए, लेकिन ये नौजवान भी कर सकते हैं। गार्डनिंग बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। मैं खुद जब भी बहुत लो या डाउन फील करती हूँ तो मैं गार्डन में जाके उसका काम शुरू कर देती हूँ। सब्जियां लगाना मुझे बहुत पसंद है, मैं सब्जियां लगाती भी हूँ। तो अब बहुत अच्छा महसूस होता है। आप एक वाइब आती है, मुझे लगता है वो जो सब्ज पत्ते हैं या पौधे हैं वो आपको ग्रीन वाइब देते हैं, पॉजिटिविटी। आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं भाई। हाँ। अगर आप चाह रही मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाऊं तो मैं हो सकता हूँ। हो जाए आप, हम सुनना चाहते हैं। देखें जी, इन जो पौधे हैं इनमें भी जिंदगी होती है। तो जब आप इनको पानी देते हैं, जब आप इनकी टेक केयर करते हैं तो एक उनसियत हो जाती है ना आपके साथ, एक इनका कनेक्शन बढ़ जाता है। वो तो बड़ा अच्छा फील करते हैं, आई एम श्योर, बिकॉज एक वाइब आती है ना, वो पता चल जाता है उससे। तो मेरे ख्याल से आगे प्रोग्राम का आगाज कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा अभी प्रोग्राम का आगाज करना है, हाँ मजीद कर देना चाहिए। खबर जो है आप तक पहुंच जाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये खबर है। तो जैसा कि सबको पता है कि AI आ चुकी है टेक्नोलॉजी, और छा भी गई है, आ भी गई है और हर शोबे में अपना मकाम खुद ही बना रही है। एक दिलचस्प खबर ये है कि अगर कोई शख्स नाराज है तो AI आपको बताएगी कि आपने उसको बनाना कैसे। और स्पेशली अगर एंग्री GF जो है, ये एक कंपनी है जिन्होंने एक AI चैट बॉट तैयार किया है। और बेसिकली इसका काम ये है कि अब मर्दों की जिंदगी आसान इस तरह से हो गई है कि अगर उनकी बीवियां नाराज हो गई हैं तो वो अपनी बीवी को मना सकते हैं इस चैट बॉट का इस्तेमाल करते हुए। बेसिकली सिखाता है कि किस तरह अपनी नाराज बीवी को आपने मनाना है, किस तरह हर लम्हा ब लम्हा आपने अब ये स्टेप बाय स्टेप कौन सी बात करनी है। एमिलिया एविल्स ने बताया, जो कि इसकी ऑनर है। बिल्कुल, उन्होंने ये ऐप जो बनाई है ना शहर बानो, ये एक गेम की तरह काम करती है। इसमें स्कोर हैं 0 से लेकर 100 तक आप स्कोर कर सकते हैं इस गेम को खेलते हुए। इसमें होता ये है कि मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, आप मुख्तलिफ अल्फाज फीड करते हैं तो चैट बॉट है उसके मूड पर इन अल्फाजों का क्या असर पड़ता है वो आपको फीडबैक देता है। तो इस तरह से गर्लफ्रेंड को किस तरह से बोल सकते हैं। हाँ, आप अपनी वाइफ को, अपने किसी भी रिलेशनशिप जहाँ पे आप सफर कर रहे हैं, आपको लगता है जहाँ नाराजगी है, तो वहाँ पे आप ऑपोजिट जेंडर का बेसिकली मूड किस तरह से समझें इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए AI की मदद से आप ट्रेंड हो जाते हैं। जो एमिलिया एविल्स है उन्होंने ये बनाई है, उनके मुताबिक ये एक गेमिंग जैसी ऐप है, मगर इसके सारिफिन को शरीके हयात से ताल्लुक के हवाले से सलाहियत सीखने या उसे बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है जी। अगर आपको समझ नहीं आ रही, बहुत सारे लोग हैं जब उनकी पार्टनर नाराज होते हैं तो अपने दोस्तों को मैसेजेस करते हैं कि अब मैं क्या करूं, ये मेरे से हो गया है। अच्छा और हेल्दी रिलेशनशिप तो ये होता है कि आपको इस गेम की जरूरत ना ही पड़े, आप वैसे ही बगैर कहीं समझ आए एक दूसरे की बात, या फिर कम्युनिकेशन गैप ना आने दें बीच में। मेरे ख्याल से तो आपका रिलेशन वैसे ही हेल्दी। बहुत बड़ी बात कर दी आपने। ओह माय गॉड, बहुत बड़ी बात। ऐसा नहीं होता, वो साथ रहते वो 100 मामलात खराब हो भी जाते हैं, लड़ाई हो भी जाती है। कभी कभी बंदे का दिमाग नहीं भी काम करता तो फिर AI जो है ना, नहीं, लड़ाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपकी हेल्प करेगी। अजीम पता नहीं अब किसको इशारतन कह दें कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं पता। तो आगे बढ़ते हैं। मैं पूरे नाजरीन को ये कह रहा हूँ भाई, कम्युनिकेशन इज द की। किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इज द की। आप बैठकर बात करें। बड़ी बड़ी जंगें लोगों ने ना दुनिया में टेबल पे सॉल्व की हैं, एट द एंड कत्लो गारत से मारने मरने से कभी भी मसला हल नहीं हुआ। बहरहाल जी, तो आगे बढ़ते हैं जी की खबर अब जो है क्रिकेट के हवाले से एक अच्छी डेवलपमेंट है जी। वो ये है कि कौमी क्रिकेट टीम के नए कोच मुकर्रर हुए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कौमी टीम के नए कोचेस के नामों का ऐलान भी कर दिया है। PCB हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बताया कि जेसन गिलेस्पी को रेड बॉल, जबकि
गैरी क्रिस्टन को वाइड बॉल का कोच मुकर्रर किया क्या है। जिन्होंने बात ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इसके अलावा अजहर महमूद टीम के असिस्टेंट कोच होंगे। इससे पहले जेसन ग्लेप्सी ऑस्ट्रेलियन, जबकि गैरी क्रिस्टन साउथ अफ्रीकन टीम के कोच रह चुके हैं। और ये तीनों तकर्रियां जो हैं 2 साल की मुद्दत के लिए की गई हैं। 2 साल तक ये रहेंगे। 2 साल के बाद अब जो भी चेंजेस होंगी वो होंगी, ये कहा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर हो पाकिस्तानी टीम के लिए। जो कोचेज हैं ये बेहतरीन साबित हो हमारे आने वाले अभी वक्त तो के लिए। शहर मानो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। बिल्कुल टेस्ट एंड ट्रायल होगा इन कोचेस के लिए। हाँ, कि किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से टीम जो है वर्क करती है और क्या हम कामयाब होते हैं नहीं होते अभी हैं, तो बाद कीवीज में के देखा साथ जो जाएगा। हमारी T20 सीरीज चल रही थी वो तो 2-2 मैचेस से ड्रॉ हो चुकी है, क्योंकि एक मैच बारिश की नजर हो गया था पहला, और 2-2 मैचेस जो हैं दोनों ने जीते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब मेरे ख्याल से खेल के साथ साथ मुल्की खेल की बात कर ले, यानी सियासत की बात कर ले, तो मुज़ाकरात की बाज़गश्त में तेज़ी देखने में आ रही है। हम सुन रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में आइन के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक चला रखी है, तो दूसरी तरफ वो हुकूमत और सियासी जमातों के बजाय मुक़्तदर हलकों से मुज़ाकरात के ख़्वाह हैं। PTI के तर्जुमान रऊफ़ हसन का कहना है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ने हमारा मैंडेट चोरी किया, उनके साथ किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अलबत्ता मुक़्तदर हलकों से बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और आइंदा भी तैयार रहेंगे। बड़ी बात की और बानी PTI ने इसकी इजाज़त भी दे दी है। ताहम हुकूमत ने PTI की इस ख्वाहिश को दोगलापन करार देते हुए कहा कि PTI मुज़ाकरात की नहीं, डील की दरखास्तें पेश कर रही है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म बना दिया है। काबीना डिवीजन ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और नायब वज़ीर आज़म की जो बातें हो रही थी अजीम में, तो बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बिल्कुल यही तज्जिया लेते हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर सियासतदान ज़हीम कादरी साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप खैरियत से हैं? वी आर गुड सर, आप बताएं। सो गुड सो गुड। ज़हीम कादरी साहब, क्या हो रहा है? नायब वज़ीर आज़म बन गए साहबदार, कैसी डेवलपमेंट है ये, कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन में? मेरे ख्याल में वो सुबकी जो हुकूमत को हुई थी, उनको फाइनेंस मिनिस्टर ना बना सकने पर उसको शायद रिविजिट करके कुछ थोड़ा सा कंपनसेट करके, कुछ विंडो ड्रेसिंग करके, क्योंकि ये कोई आईनी और कानूनी ओहदा तो है नहीं, आइन में इसका कोई जिक्र नहीं है नायब वज़ीर आज़म का। लेकिन बहुत अरसे 3 बार इस मुल्क में ये ओहदा रखा जा चुका है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब नायब वज़ीर आज़म रहे, मोहतरमा उनकी बेगम साहबा नुसरत भुट्टो साहब नायब वज़ीर आज़म रही, और फिर परवेज़ लाई साहब, सही, जल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में नायब वज़ीर आज़म रहे। तो मेरे ख्याल में एक ऑनरेबिलिटी और एक ओवरऑल व्यू के लिए ये आप कह सकते हैं कि एक आदमी को, इस तरह किसी को सीनियर मिनिस्टर कहा जाता है, उस तरह सीनियर मिनिस्टर गालिबन जो है वो एक ऑब्सोलीट टर्म हो रही है अब, तो मज़ीद जिद्दत देने के लिए और एक कंट्रोल्स को मज़ीद मेरे ख्याल में करने की सिरादा की कोशिश नहीं हो सकती। लंबे अरसे तक नून लीग का हिस्सा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो डेवलपमेंट है, ये पार्टी के अंदर कोई मैसेज दिया गया है या ओवरऑल पॉलिटिकल स्टेज में कोई मैसेज दिया गया? मेरे ख्याल में सिर्फ अपने, क्योंकि वो जमात तो मतलब ऑब्वियसली एक फैमिली के इंसान है ना, तो वो तो अंदर ही है सब कुछ उनके। तो वो शहबाज साहब हों, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, बाकी बच्चे हों या डार साहब हों, तो सब रिलेशन है एक दूसरे के, तो उसमें तनाव आ नहीं सकता। आता भी होगा तो वो घर में बैठ के सेल कर लेते होंगे। सही। तो पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज तो प्राइवेटली लिमिटेड कंपनीज है ना जी, वो जैसी जमातें तो जैसे कि आपने कहा कंपनसेट किया उनको, क्योंकि उनको कंपनसेट उनको नहीं किया, अपनी उस ऑनरेबिलिटी को बहाल किया। लेकिन ये क्या कंपनसेशन आवाम के लिए बेहतर है? नहीं, आवाम के लिए तो देखिए, आवाम के लिए तो मतलब कि बॉटम लाइन डिलीवरेंस है ना। क्या महंगाई में कोई कमी आई? क्या कोई बेरोजगारी में कमी आई? कोई वो निज़ाम जिसके लिए कल को ये सोचा जाए कि कल को इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उससे कुछ आवाम को कमी फ़ायदा मिलेगा, तो महासिल तो मौजूद नहीं है। तो अगर आपकी उन पॉलिसीज़ के महासिल मौजूद नहीं है, आप जितनी मर्जी विंडो ड्रेसिंग कर लें, उसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो बना ही आवाम की खुशहाली के लिए है, गहना दिया जाता है अपनी ज़ाती अना, खुद परस्ती और अपने आप को मज़ीद ताकतवर करने के सिलसिले में, और यही इस मुल्क का सबसे बड़ा आलमी है। तो ज़हीम कादरी साहब, इस डेवलपमेंट से ये भी आख़ज़ किया जा सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, ये ऑप्शन थी ही नहीं मौजूदा हुकूमती सेटअप के पास? नहीं, बात यह है कि देखिए कुछ चीज़ें हैं वो ये बड़ी लंबी डिबेट है। सही। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन काम तो करने वाले लोग चाहिए ना। औरंगजेब साहब एक नया चेहरा है। सही। और यकीनन एक बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बड़ी बड़ी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस में
उन्होंने बड़ा की रोल अदा किया हुआ है। लेकिन एक मुल्क की इकोनॉमी को चलाना जो है वो एक मुख्तलिफ सब्जेक्ट है, खास तौर पे एक अंडर डेवलप इकोनॉमी लाइक पाकिस्तान विच इज इन शैम्बल्स ओवर लॉट ऑफ इश्यूज, और उसकी जो इनकम्बेंसी है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि आप वो छोटी चादर और बड़ा जिस्म वाली बात है। इधर से चादर खींचते हैं तो पैर रंगे हो जाते हैं, इधर से चादर खींचते हैं तो सिर रंगा हो जाता है। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी अपहिल टास्क। और अगर आप इसको देखें तो यकीनन अब एक पैसों के बगैर इकॉनमी चलाने वाली बात है, और जो अवेलेबल आपके पास रिसोर्स है वो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है कि वो फैसिलिटेट कर सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी डिलीवर करने की पोजीशन में होगा इस तरह। ज़हीम साहब, ये जो तकर्री की गई है नायब वज़ीर आज़म की, ये चैलेंज हो सकती है अदालत में? नहीं, इसके चैलेंज करने या ना करने से फर्क, चैलेंज तो हो सकती है कि ये एक गैर आईनी अमल है, बिल्कुल ठीक। लेकिन एक ओहदा दिया गया तो वो कह देंगे कि जी हमने तो ये एक सेरेमोनियल नोटिफिकेशन किया है, इसकी कोई ऐसी इम्प्लीकेशन नहीं है, कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अलग नहीं है जो दिए जाएंगे। सो इट वुड डाइल्यूट। अगर वज़ीर आज़म बना दिया गया शहबाज शरीफ साहब को, उनकी ख्वाहिश भी थी वो उसमें भी रहे निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर, तो अब क्या उनसे मामला संभाले नहीं जा रहे थे जो नायब वज़ीर आज़म की ज़रूरत पड़ गई है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। ये सिर्फ वो एक ओहदा है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन और एक ओहदा और अपनी लोगों को बताना है कि हम मजीद ताकतवर हैं, हम बहुत ताकतवर हैं। एजाजी होता, हाँ, एजाजी भी नहीं कह सकते। एजाजी ओहदे के साथ भी उसकी कोई जो है ना उसके वो टास्क साइंड होते हैं कि ये आपको ये एजाजी होता है तो फला 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 काम आप करेंगे, वो भी मुंसलिक नहीं है। आपने नोटिफिकेशन गालिबन पढ़ा होगा, वो 2 लाइन का एक नोटिफिकेशन है और उसको कोई सरपाव नहीं है। वैसे बिलावल भुट्टो के नायब वज़ीर आज़म बनने की भी इतलात, वो भी वही होता, वो भी अपने एक मजीद एक अपने एलाइज को आप मजीद एक मतलब ग्लोरीफाई करते अपने एलाई को, और अपनी ताकत के इजाफे से लोगों को बताते कि हमारे में बड़ी महंगी है जो अपने एलाइज हैं। तो ये मेरे ख्याल में अभी चीज़ें पुरानी हो चुकी हुई हैं, ये अब ये मैटर नहीं करती चीज़ें, इनसे कुछ नहीं होगा। काम तो करके दिखाना पड़ेगा भाई। जी। हथेली पे सरसों जमाओगे तो लोग मानेंगे, नहीं जमा पाओगे तो घर जाओ। वेरी सिंपल। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सर, मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और मुज़ाकरात भी कहीं और करना चाह रहे हैं बानी पीटीआई, ये इतलात आ रही हैं। तो फिर मुख्तदर हलकों से करना चाह रहे हैं और हुकूमत से नहीं करना चाह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, बात ये है कि हुकूमत, फर्ज तो हुकूमत का हुआ करता है जमहूरियत में कि वो सब लोगों को साथ मिलकर बैठे और बात करें। हुकूमतों में भी कैपेसिटी नहीं होती क्योंकि उनकी अनापरस्ती भी अपने और जिस तरह हुकूमत पर काबिज होते हैं वो, जिस तरह हुकूमत ली जाती है उसके बाद फिर वो बेचारे इस पोजीशन में तो नहीं होते कि कोई फैसला कर सकें। जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक है माजरत के साथ, देखिए वो कहते हैं ना कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। अर्ज ये है कि मैं तो नहीं कह रहा भाई, आप भी बुरा भला कह रहे हैं सबको जी। मैं तो किसी की भी इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि जब आप आते हैं पावर में तो आप जिस तरह आते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हम ये करेंगे और नहीं डिलीवर करते, तो फिर आपको अगर आपको हम मुझे किसी ने बैठाया है और मैं डिलीवर नहीं कर रहा तो वो मुझे ये कहेगा तो नहीं यार कि प्लीज यार ये सर ये मिजाज की सादगी है कि नहीं, कोई सादगी नहीं है, ये गलती का एहसास होता है। बीमार हुए जिसके साथ ये एहसास होता है, पता लगता है कि वेयर इज द पावर हब। देखिए, आप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं कि जी हमने बातचीत करनी है। 9 मई को तो आप मुल्क फतह करने निकल पड़े थे, आपने किया क्या था? उनका कहना है आपको याद है कि मियां वाली में क्या होने जा रहा था और सड़कों पे वो 2-4-10 हज़ार लोग क्या कर रहे थे? और अगर एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त अब्सटेन कर रही थी कि हमने गोली नहीं चलानी अपने अवाम पे और हमने लोगों को मारना नहीं, तो उसका मतलब है कि आप लोगों के घरों में घुस जाए और उनको उसको आग लगा दें। साहब, रऊफ हसन साहब कहते हैं कि ये जो हम मुख्तदर हलकों की बात करें, हम उनको उनका आईनी हक दिलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो इससे क्या मुराद है? इनका आईनी हक मुख्तदर हलकों का, जी मुख्तदर हलकों का तो आईनी हक जो है वो ऑलरेडी आइन में लिखा हुआ है। वो उसको दिलवाने की हैसियत और हकीकत, क्योंकि बेवकूफ़ आदमी है मेरे ख्याल में, रऊफ हसन साहब को सियासत का इल्म नहीं है, तो किसी कंपनी शंपनी में काम करते थे, ला के बिठा दिया उनको, इज नॉट अ पॉलिटिशियन, तो जो मुंह में आते कह देते हैं हम लोग आईनी किरदार का मकसद क्या है? नहीं, आईनी किरदार तो फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दे। हाँ। आप कहें कि हम उस आईनी किरदार को कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते, मैं तो कायल हूँ इस बात का कि लिखना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो गालियां दे रहे हैं भाई। आप तो लोगों को, जो मैं वो दोहराना नहीं चाहता, मेरी मुल्क की, मेरी अहमियत की, मेरी कौम की इतनी बड़ी इंसल्ट है 9 मई
कि आप सोच नहीं सकती हैं। साल होने वाला है। मैं तो एजिटेट हो जाता हूँ, मुझे गुस्सा चढ़ जाता है 9 मई सोच के साल 9 होने मई वाला को क्या हुआ था। एक साल गुजर जाने पीटीआई लगा है सारी इस वाक़े को। डिसोन करती है उस वाक्य को। वो कहते हैं ये हमने तो करवाया नहीं, ये तो कुछ शरपसंद अनासिर थे जिन्होंने मौके का फायदा उन्होंने उठाया। वो वीडियोस भी लाई हैं तो सामने। ठीक है, वो शरपसंद अनासिर जो वहाँ मौजूद थे, जिनके शवाहिद और सबूत मौजूद हैं, उनके लिए वो क्यों ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो केसेस Trial ना ना चले, हो। उनको सजा ना हो। वो कहते हैं कि तो कह दें innocent- ना, अपने आप को डिसलाइन कर ले उनसे। उनका मौक़िफ़ है कि innocent बता दें कि लोग वो जो है वो फोन कॉल पकड़े जो गए। मुराद सईद कर रहा था या इमरान खान साहब कर रहे थे लोगों को बैठ के कि ये करो ये करो ये करो ये करो, वो कौन कर रहा था? मैंने तो नहीं सुनी। हेयर से है कि वो मौजूद है। सही। तो आप कहते हैं भाई कि हमने ये नहीं किया हुआ और ये गलत है सब कुछ, और गलत जिनके पास है वो कहते हैं कि ये गलत है, तो फिर आप उनको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? ये तो एक सुबह साल दोपहर शाम सर, इस रात। वाक़े को एक साल गुजरने वाला है, क्या बेहतरी देखी है आपने इस एक साल में? एक जो है वो जर्रे की भर की बेहतरी नहीं किसी के एटीट्यूड जी, में, चाहे वो exactly। पॉलिटिक्स हो, चाहे वो अफेयर ऑफ द स्टेट हो, सब कुछ वही का वही खड़ा। लेकिन सर शायद अब बेहतरी आ जाए क्योंकि अभी नवाज शरीफ पार्टी सदर बनने जा रहे हैं। देखिए वो भी यकीनन एक और जिस तरह है ना कि वो समीउल्लाह कलीमुल्लाह समीउल्लाह वो हॉकी की होती थी ना, आपको याद होगा कमेंट्री हुआ करती थी। तो बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का एक जुलो है, चाहे 20 बंदों की है चाहे 50 बंदों की है। पॉलिटिकल पार्टीज तो दुनिया में तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना उनको वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी हुई है, वो इदारे हैं। वो सिर्फ सड़कों पे धरने नहीं देते जब वो अपोजिशन में होते हैं, वो जाके पब्लिक वेलफेयर के इस तरह के काम करते हैं जिनका डायरेक्टली फायदा सोसाइटीज को होता है। मैंने उस दिन भी अर्ज किया था कि वो वाटर कंजर्वेशन की मुहिम चलाते हैं, वो एनर्जी कंजर्वेशन की मुहिम चलाते हैं, वो सफाई की मुहिम चलाते हैं, वो लोगों को फूड एडल्ट्रेशन से बचने की तरीके बताते हैं, वो मुख्तलिफ सोशल मॉरल इश्यूज को हाईलाइट करते हैं ताकि उनके मुआशरे को तक़वियत हासिल हो। यहाँ तो भाईजान अपोजिशन का काम, हम खुद 10 बरस अपोजिशन में थे, सारा दिन सड़क पे होते थे, धरना दे दो, लड़ाई कर लो, गाली दे दो, बुरा कह दो, किसी की जाती तनकीद कर दो, किसी की जात पे गुफ्तगू कर दो, किसी के कपड़ों में बदतमीजी। तो इस तरह डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स तरक्की नहीं कर सकते किसी भी मुल्क के। अब वक्त कम है, ज़हीम कादिर साहब जाते आते अवामी इशू पर बात कर लें। जी। किसानों का और हुकूमत का गंदम का मसला चला हुआ है। हमारे पास किसान इत्तेहाद के सदर भी आए थे, उनकी जानिब से कहा गया है कि हमारे पास इतनी गंदम पड़ी हुई थी, डॉक्यूमेंटेशन भी दी और बाहर से इम्पोर्ट की गई। क्यों की गई? माफियाज वर्क कर रहे हैं, ये उनका कहना था। ये सारा कुछ क्यों होता है? देखिए हम तो देखिए हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो ये है कि 75 बरस से जी हम उस एग्रो बेस्ड इकोनॉमी को, जो किसी भी इकोनॉमी की हमारी बैकबोन तो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है ना, हम 75 वर्ष से उसको एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री जो एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक होती है, हमने उस पर काम ही नहीं किया। ये तो एक वजह। दूसरी वजह ये है कि माफियाज और हुकूमत की जो है वो दिहाड़ीबाजी, 3 बार शुगर इंपोर्ट हुई और 3 बार एक्सपोर्ट हुई इमरान खान साहब के दौर में, और 3 बार गंदम इंपोर्ट हुई और 3 बार गंदम एक्सपोर्ट हुई इमरान खान साहब के दौर में। इसी तरह पिछले 16 माह में 2 बार, एक बार गंदम इंपोर्ट हुई। भाई आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि आपकी क्या प्रोडक्शन है जी, आप उसको स्टोर ही नहीं कर पा रहे, आप उस मैकेनिज्म को के साथ मतलब अप्लाई नहीं कर रहे अपने आप को, कि आपको पता नहीं है क्या है, आपको ये है आपकी स्टडी और इतने काबिल हैं आप। तो हालत की बदतरीन मिसाल है कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाते कि हम हमारे पास है क्या। अभी वो पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं, 3900 रुपए जो उनको मिल रहा है, ठीक है ना जी, वो कह रहे 4000 तो हमारी अपनी वो है, वो नहीं मिल रहा। 4500 तक रेट, 3300 रुपया इस वक्त कॉस्ट है बीबी। अच्छा जी, 3300 रुपए कॉस्ट। आप उनको अगर 4200 रुपए में जाके लेंगे नहीं तो वो नहीं बिकेगी। आड़ती तो ले रहा है 3100 2900 3000 रुपए, तो वो बेचेगा कोई? मुझे बताएं आप। लेकिन वो जो हमारे पास आया था उनका कहना था कि 4500 में हमें दिया जाएगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे। और वो बारदाना नहीं मिल रहा किसी को, लोग गंदम बाहर पड़ी हुई है, बारिश पे बारिश हो रही है और वो गंदम खराब हो जाएगी, और फिर क्या करेंगे? क्योंकि देखिए जब आप गंदम इंपोर्ट करते हैं ना, तो बाहर से आपको जो गंदम मिलती है उस वक्त रेट्स के मुताबिक पता नहीं होता कि आपकी अभी आजकल सस्ती है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त महंगी होगी। और सबसे बड़ी बात, आप अपना ज़र मुबादला डॉलर्स में पेमेंट करते हैं उसको बेचने के लिए, खरीदने के लिए, तो आपका डॉलर इस्तेमाल होता है। हाँ, जब आप बेचते हैं तो आपको यकीन डॉलर आते हैं, और वो भी आप उस वक्त बेचते हैं जब बाहर चीज सस्ती होती है। कोई मैकेनिज्म नहीं है
जहालत का एक समुंदर है। मैकेनिज्म प्रॉपर बनाना चाहिए सर। बहुत शुक्रिया जो बहरा आपका। बार। नाजरीन, अब मौसम की बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से नदी नाले भी भर गए हैं, जबकि कोयटा, ज़ियारत शाहरा कई मकामात पर सैलाबी रैलों में बह गई है। बाजौड़ में मकान की छत गिरने से 2 खवातीन जाँ भाग हुई, 5 अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब झंग सरगोदा समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में भी बारिश हुई। तो इस हफ्ते में ओवरऑल मौसम कैसा रहेगा, बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए डायरेक्टर महकमा मौसमियात शाहिद अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि इस हफ्ते मुल्क का मजबूरी मौसम कैसा रहेगा, बारिशों के नए स्पेल की आमद कब तक मुतवक्के है? बारिशों का जो सिलसिला अभी जारी है, ये अगले 1-2 दिन तक तो जारी रहेगा, जिसमें से टेम्परेचर काफ़ी खुशगवार है, नॉर्मल से काफ़ी कम है। और हमारे पहाड़ी इलाकों में और स्वात और काबुल के दरियाओं में भी पानी जो है नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सिलसिला अभी 2 दिन तक जारी रहेगा, जिससे जो है कि जो शदीद बारिशें वो पंजाब में तो नहीं है और वो ये कल तक निकल जाएगा, लेकिन जो हमारे स्वात, कलाम और काबुल के पहाड़ी सिलसिले हैं उसमें तो बारिशें नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। और बलूचिस्तान में भी इसने नदी नालों को जो है उसमें भी तूफ़ानी आई है। तो ये सिलसिला अब कल तक रहेगा और पंजाब और कश्मीर में, और बाकी तो अब ऊपर चला गया। तो ये उसके बाद ये इसमें थोड़ा गैप आएगा और उसके बाद ये जो मई का फर्स्ट वीक है उसमें भी एक बारिशों का सिलसिला है, लेकिन उसकी शिद्दत इतनी नहीं होगी। लेकिन यह कि टेम्परेचर अभी पहले चंद दिन जो है 7-8 दिन मई के, उसमें से इतने शदीद टेम्परेचर नहीं होंगे, नॉर्मल से कम नहीं। उसके बाद यह है कि फिर मौसम नॉर्मल के मुताबिक हो जाएगा, उस सीजन के मुताबिक, और गर्मी की शिद्दत में जो है 8-10 मई के बाद इजाफा होगा। तो शाहिद साहब, इन बारिशों की वजह क्या है वैसे? क्यों कुछ बालाई इलाकों में बिलखसूस इतनी शदीद बारिशें हैं? देखिए, ये जो बारिशों का सिलसिला है मगरबी हवाओं के तहत, ये मानसून से पहले जो प्री मानसून या स्प्रिंग में हमेशा होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा उसकी शिद्दत में थोड़ा इजाफा हो जाता है। ये अब नॉर्मल नहीं, पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ, लेकिन उसका बाज़ दफ़ा सिलसिला ये होता है कि उसके साउथ में वो ज़्यादा प्रिलॉन्ग कर जाता है, और जैसे हमारे ग्वादर में और बलूचिस्तान में और सिंध तक पहुँच गया। नॉर्मली ये होता है कि ये सिलसिले कोयटा, कंधार से दाखिल होते हैं, हमारे बन्नू, DI खां और ज़ोब के इलाकों तक को अफेक्ट करते हैं, नॉर्मल नीचे तो साउथ के इलाकों में कम जाते हैं। तो इस दफ़ा इसका सिलसिला जो है वो जो अक्सर नहीं होता, कम सालों में होता है। तो इस साल भी ऐसा सूबा सिंध की क्या सिचुएशन रहेगी और स्पेशली कराची में मौसम कैसा रहेगा? कराची में तो अभी मौसम जो है गर्म है और आने वाले दिनों में उसकी जो है गर्म रहेगा। अगले हफ्ते में, अगले 4-5 दिन में गर्म है, क्योंकि उसमें आजकल समुद्री हवाएं भी नहीं चलती, और क्योंकि तो उस वजह से हवा ना चलने की वजह से कराची का मौसम तो अभी गर्म रहेगा। सही। और अगर हम बात करें लाहौर की, पेशावर की, इस्लामाबाद की, तो इस हफ्ते मौसम कैसा रहेगा? ये तो इस हफ्ते में जो मौसम जो है, अब अगले 2 दिन तो अभी बारिशों का सिलसिला, उसके बाद भी जो है इसमें से शिद्दत नहीं आएगी, खुशगवार रहेगा। रात का मौसम भी काफ़ी बेहतर होगा और शाम का, दोपहर के टाइम पे जो है कुछ थोड़ी सी गर्मी होगी, लेकिन जो इन दिनों के नॉर्मल टेम्परेचर उसके लिहाज से तो ये काफ़ी खुशगवार होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। डायरेक्टर मौसमियात शाहिद अब्बास साहब मौसम के हवाले से बता रहे थे कि पहला हफ्ता जो है मई का अच्छा गुजर सकता है, लेकिन उसके बाद शिद्दत की गर्मी का मौसम आएगा। तैयार हो जाएं आप, परेशानी वाली बात जो है वो कोई नहीं है, बस गर्मी आ नहीं गई, गर्मी आ गई है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजली के बाद दुनिया में सबसे बड़ी ईजाद करार दिया जा रहा है और दुनिया भर में इसका रुझान तेजी से बढ़ रहा है। ChatGPT हो, मेटा AI, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल समेत बड़े बड़े इदारों की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी सॉफ्टवेयर मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। और आजकल हम ये देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पर भी मेटा AI टूल दे दिया गया है। आप उससे बात कर सकते हैं, आप सैड हैं वो आपसे उसी तरह का बात करेगा, सवाल पूछ सकते हैं, हत्ता कि लोग उससे अपने प्रेजेंटेशन के बारे में भी लिखवा लेते हैं कि मैं अब क्या करूं। तो वो काफ़ी हेल्प कर रहा है। मैं भी उससे रील्स की मदद लेती हूँ अक्सर, के रील में मैं ये लिखना चाहती हूँ, मुझे लिख के भेजो, वो अच्छा सा लिख के भेज देता है। तो कभी आपने गौर किया है कि क्या ये है, क्यों है, इसका मकसद? अच्छा, अजीम कल मुझसे कह भी रहे थे, मैं उससे अपनी बात करी थी, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अजीम कह रहा मत क्या करो यही से बात। मैंने कहा अभी इसके ऊपर एक्सपर्ट राय लेते हैं ना कि इस पे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। हमारे साथ AI एक्सपर्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आगा अली रजा साहब, लम्स में भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो हमारी ऑडियंस को बताएं सर सादा अल्फाज में। एक तो व्हाट्सएप पे जो नया फीचर आया ऊपर ब्लू कलर में जो एक दायरा है, उसको हम अच्छाई के तनाजुर में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते वो हैं? हमारी हेल्प कर सकते हैं या वो हमारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है? दोनों चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें यानी अगर इसको लेवल्स पर देखा जाए, सबसे पहले जो फैसिलिटीज़ वो अभी आपको दे रहा है, जैसे आपने कहा आपके काम के अंदर अगर जैसे आज का ये इंटरव्यू है, अगर आप उससे ये पूछ लेते कि ये प्रोफाइल है उन साहब की जो आ रहे हैं इस प्रोग्राम में और ये हमारा प्रोग्राम का टॉपिक है, हमें क्या सवाल पूछने चाहिए, तो आपको बहुत इंटेलिजेंट कम अज़ कम एक बेसलाइन दे देता है जिसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते थे, उसे आप एडिट कर सकते थे। लेकिन अगर हम कैपेबिलिटीज़ की बात करें सबसे, तो क्योंकि कैपेबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि अगर आप उसे एक इंटेलिजेंट पार्टनर असिस्टेंट समझें ना, तो अब चीज़ें खुद जहन में आने लगेंगी कि वो क्या क्या कर सकता है। वो आपके मजमून लिख सकता है, नज़में लिख सकता है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, इंट्यूशन एक्सप्लेन कर सकता है। एक स्टूडेंट है, वो जानना चाहता है मुझे ये मैथ्स का सवाल नहीं समझ में आ रहा, वो उस सवाल को रेफर करके कि ये वाला सवाल है, मुझे इंट्यूटिवली समझा दें आसान लफ्जों में कि इसका मतलब क्या है, ये स्टेप अगले स्टेप से मैं तो अपने रील्स का कॉन्सेप्ट देती हूँ, बड़ा अच्छा लिख के दे देता है कि सरकास्टिक लिखना है, हैप्पी लिखना है, सैड लिखना है, अपने इमोशंस के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अब मैंने देखा अक्सर मेरी फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करी होती हैं कि मैं परेशान हूँ, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो आगे से वैसे ही रिप्लाई करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। फिर इसी में आप एक कैपेबिलिटी और ऐड कीजिए जो इसमें मौजूद है और ये शायद कम लोगों को पता होती है। कोई वेबसाइट है जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, मुश्किल पेज है, विकिपीडिया का पेज है, या कोई हमारी नादरा की वेबसाइट है, आप कोई प्रोसेस समझना चाहते हैं, इसे लिंक दें और लिंक देकर वो सवाल पूछ लें इस वेबसाइट के एतबार से आईडी कार्ड बनवाने का तरीका क्या है, वो समराइज करके आसान वर्ड्स में वहां से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ले आएगा। तो बहुत फायदे की बात है। फिर इसमें कुछ कैपेबिलिटीज हैं जो अभी नहीं है, जो चंद दिनों में मेटा एआई वाले पे आ जाएंगे, चैट जीपीटी में है, यानी उर्दू लैंग्वेज की कैपेबिलिटी। फिलहाल वो इनकार कर देता है, जवाब देना शुरू करता है फिर इनकार कर देता है, मैं अभी उर्दू नहीं हैंडल कर सकता। तो चंद दिनों में आई एम श्योर कि ये इनेबल हो जाएगा। रोमन तो लिख लेता है, रोमन लिख लेता है, लेकिन उर्दू के जो है वो यूनिकोड के अंदर अभी नहीं लिखता, जो हमारा यानी अगर हम अपनी फॉन्ट में चाहें। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अभी फाइल अपलोड करने की कैपेबिलिटी नहीं है डायरेक्टली, आप पीडीएफ या इमेज अपलोड नहीं कर सकते, वो आई एम श्योर थोड़े दिन के अंदर वो भी इनेबल हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी जो हमारी पॉपुलेशन के लिए है, ऑडियो की एबिलिटी। जैसे कि चैट जीपीटी की जो ऐप है उससे आप गुफ्तगू कर सकते हैं बोलकर, और उर्दू में भी कर सकते हैं। इसमें भी यकीनन जल्दी ये एनेबल कर देंगे कि आप उर्दू में इसको वैसे ही मैसेज करेंगे जैसे अपने दोस्तों को वॉइस नोट भेजते हैं, और ये वॉइस नोट में जवाब देगा या रिटन में जवाब देगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। अली रज़ा साहब, आप क्या लगता है इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बिकॉज ये इंसान की काबिलियत बढ़ाएगा या हमें और नालायक कर देगा? बिकॉज जब हम रिलाई सिर्फ इस पे करेंगे हर चीज़ के लिए, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? ये बहुत अच्छा, ये इस बात पे गौर करते रहना चाहिए। लेकिन मैं पॉजिटिव इस सेंस में देख रहा हूँ कि जिन चीज़ों में हमारे वक्त का बहुत हिस्सा लग रहा होता है, और बाज़ दफ़ा हम ये महसूस भी कर रहे होते हैं नहीं लगना चाहिए। मिसाल के तौर पर आइडिया आ गया, क्रिएटिविटी मेरी है, मेरे पास पॉइंट्स आ गए, आपने एक आर्टिकल लिखना था, ब्लॉग लिखना था, आपके पास बेसिक पॉइंट्स हैं। अब आप उसके ऊपर कई दिन लगाएंगे उसकी नोक पलक दुरुस्त करने में, उसकी ज़बान दुरुस्त करने में, स्टाइल दुरुस्त करने में, परसुएसिव क्लियर बनाने के लिए। इन चीज़ों में वो आपको एक क्विक ड्राफ्ट दे देगा, आपका 80% टाइम बच जाएगा, लेकिन 20% अभी भी आप ही हैं। यू आर इन कंट्रोल एंड देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम। सही बताएंगे तो वो आपको सही से टॉन करके देगा। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये जो आगे बढ़ती जा रही टेक्नोलॉजी, इसमें डीप फेक वाले मामलात भी आ रहे हैं, इतने खतरनाक हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं, कोई पॉलिसी है इसमें? देखिए ये बहुत आपने, दैट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन कि पॉलिसी एक गवर्नमेंट को भी बहुत जल्दी इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। जितनी ये कैपेबल चीज़ है, जो मसाइल अभी आ रहे हैं वो भी टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये इससे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी होने के मामलात, लोगों की जो क्रिएटिविटी है, उन्होंने एक आर्ट वर्क बनाया है, वो पूरे का पूरा चोरी हो गया एंड देयर इज़ नो वे टू प्रूव कि वो चोरी हुआ है, डीप फेक बन गया। अब टेक्नोलॉजी में हमारे पास इन चीज़ों के तोड़ हैं, हम आपको बता सकते हैं कन्विंसिंगली कि ये पर्टिकुलर वीडियो फेक है, ये रियल है, ये चीज़ें मुमकिन है। आम आदमी नहीं बता सकता, लेकिन इसके लिए अवाम की भी तरबियत की ज़रूरत है कि वो हर वीडियो को देखने के बाद अब नहीं मान सकते कि ये असली है या नहीं है। उनको वेरिफिकेशन की आदत डालनी पड़ेगी इस चीज़ के अंदर, क्योंकि ताकि जब डिफेमेशन होती है उसकी बुनियाद यही है कि अवाम जो है फौरन उस चीज़ के पीछे चल पड़ती है कि अच्छा ये यही शख्स होगा। अच्छा, इससे एक फायदा भी हुआ ना कि अगर किसी की असली भी है तो वो भी शक में पड़ गई। हाँ, एग्जैक्टली। ये बहुत अपने अच्छा पॉइंट किया है कि इससे पोलराइजेशन रिवर्स डायरेक्शन में हो जाती है, इंसान को असल खबर पे भी यकीन नहीं आता। तो जो उसका जो बेहतरीन तरीका है ना, वो दरमियान में सिचुएट करना है कि जो भी खबर आए उसको वेरीफाई करो, ये देखो कि ये कहाँ से आ रही है, इसका सोर्स क्या है, किस जगह से ये चीज़ की गई, उसके बाद उस पर यकीन करो, उसके बगैर यकीन ना करो। अब तो अली रज़ा साहब, अब तो पूरी कौम और पूरी मुआशरे की एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत मुझे महसूस हो रही है कि जो ना सिर्फ इन टूल्स को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करें, बल्कि अगर कहीं पे नुकसान हो रहा है तो वो हैंडल करने की सलाहियत भी रखें। एग्जैक्टली। लेकिन आगामी बड़ा आसान नहीं हो गया, किसी से आपने बदला लेना है, उसकी एक तस्वीर ले लें और उसको बदनाम कर दें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और ये हर सतह के ऊपर इसको डील करना पड़ेगा। एक तो ये कि जिसके साथ हुआ है विक्टिम,
उसकी भी एक तरबियत ये कि अगर जैसे ऐसा मसला हो जाए तो उसे ट्रॉमा से बाहर किस तरह आना है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, उसको ये समझ हो कि मैंने अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। फिर पॉलिसी में गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे इदारे और उनका फ़ाल होना कि उनके सामने ये प्रॉब्लम ले जाई जाए तो वो मिनटों में या घंटों में उसे सॉल्व कर सकें, ना कि ये कि सालों के ऊपर उस चीज़ को डाल दिया जाए कि इसका जो है इवेंचुअली एक जवाब आएगा, क्योंकि जाहिर वो ट्रॉमा से तो अभी गुजर रहे हैं। आप समझ रहे हैं जैसे हमारा साइबर क्राइम सिस्टम है वो तो इतना अच्छा नहीं है, माजरत के साथ। जी, जी। वो तो हर किसी के लिए नहीं है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं लेकिन कोई नतीजे पे नहीं पहुंचते। मैंने खुद एक रिपोर्ट की हुई चीज, उस पर कोई फायदा नहीं हुआ था। और अगर मीडिया का बंदा ऐसा कह रहा है तो आम आदमी की तो बिल्कुल ही कोई नहीं सुनता होगा। बिल्कुल। तो अब ये वाली टेक्नोलॉजी जो आ चुकी है, इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए या फिर इसी डिपार्टमेंट में बेहतरी आनी चाहिए? आई थिंक डिपार्टमेंट में बेहतरी आनी चाहिए, उनका ऐसा विंग होना चाहिए जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ क्लोजली वर्क कर रहा हो, जो कि इस तरह के फोरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स हों, जो फौरी तौर पर इस तरह की, क्योंकि देखें इसकी प्रोसेसिंग में वक्त नहीं लगता। आप एक वीडियो देंगे, वो 5 मिनट में एल्गोरिथम में से गुजर के उसका जवाब आ जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी कि ये 60% चांसेस हैं कि ये रियल है या 40% चांसेस है कि रियल है, ये चीज़ वहाँ से आ जाएगी। उसमें सिग्नेचर्स मौजूद होते हैं फेक होने के। अच्छा, अगर कोई एआई टेक्नोलॉजी यूज करके डीप फेक बनाता है तो वो ट्रेस हो सकता है? जी, हो सकता है। और अब इसमें ना चूहे बिल्ली की गेम है, जैसे जैसे हम उसका पकड़ना बेहतर कर रहे हैं वैसे वैसे फेक भी बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि दोनों चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं तो हमेशा वो ट्रेस होना मुमकिन होता है, उसे ट्रेस किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि इन टूल्स को हम यूज़ कर रहे हैं जब, और स्पेशली व्हाट्सएप के अंदर जब यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब हम कुछ पूछ रहे हैं तो हम एक डेटा फीड कर रहे हैं। हमारी शख्सियत को रीड करना ज़्यादा आसान होगा इस सॉफ्टवेयर के लिए भी कि ये शख्स किस तरह का है। जी। तो जो हमारी ये इन्फॉर्मेशन है, ये एक डेटा है, ये कितना सेंसिटिव है? ये कहीं फीड हो रहा है, ये कहीं मिसयूज़ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल फीड हो रहा है। और ये तरबियत भी कि हमने इससे क्या कहना है, क्या नहीं कहना, कितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कितनी नहीं करनी, क्योंकि जो एग्रीमेंट हमने इम्प्लिसिटली इनके साथ मान लिया होता है ना, उसमें शामिल होता है कि वो हमारा डेटा यूज़ कर सकते हैं अपने मॉडल्स को बेहतर करने के लिए, कुछ और चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, जिसका मतलब होता है एसेंशली अब आप हमारे यहाँ एक जहनी तौर पे हम समझते हैं कि हम एक डेड मशीन से बात कर रहे हैं, हम उसे अपने ऐसे राज भी बता देते हैं जो किसी इंसान को भी नहीं बताते। Exactly. हम समझते हैं ये उस तक जा रहे हैं, उस तक नहीं जा रहे, उस एंटायर कंपनी तक जा रहे हैं जिसने इसको एडवर्टाइजमेंट्स के लिए इवेंचुअली यूज़ करना है, टारगेटेड एड्स के लिए यूज़ करना है। जैसे फेसबुक की साइट पर जो एड्स आते हैं वो आपकी प्रोफाइल के एतबार से आते हैं। अब सोचिए जब आप चैट बॉट से 10-12 साल 15 साल की दोस्ती आपकी होगी, वो आपको इन एंड आउट पूरी तरह जानता है। जब वो आपसे कहेगा ना ये खरीदो, तो आप खरीदेंगे क्योंकि उसे आपकी हर कमजोरी पता है। तो कंपनी जाहिर है उसका पूरे का पूरा प्रॉफिट चल इन्हीं चीजों से रहा है कि जब वो कस्टमाइज बॉट आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन हम उसको दे रहे हैं, अगर हमसे बातें करें, तो आप उसे केयरफुली देने की जरूरत है। हम लोग ऑन द अदर एंड बेसिकली लैब रैट्स बने हुए हैं। यस, अनफॉर्चुनेटली इस सेंस में यस, फायदे हैं, हमें बड़ा हमें साथ इन्फॉर्मेशन देना होगी, जिससे का दिल टूट गया, ब्रेकअप हो गया, ये बातें नहीं बतानी आपने आई को। कोई बात नहीं, वो बाद में हो सकता है कि आपके शौहर के बाद भी वो ये वाली चीज़ सामने लाता हो कि दिल टूटने के बाद ये चीज़ है। और अक्सर हमने देखा है कि मैं या अजीम या आप गुफ्तगू कर रहे हो, फोन बंद पड़ा है, फोन खोले वैसे ही एड्स आना शुरू हो जाते हैं और वैसी चीजें, ये मतलब ये बॉट्स काम कर रहे हैं। देखिए एक सादा सा एक्सपेरिमेंट है, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आप ओके गूगल कहें, मैंने कहा है तो मेरा फोन एनेबल हो गया होगा, वो ऑटोमेटिकली अवेक हो गया होगा। दैट मींस कि इट वाज लिसनिंग ऑन द एंटायर कन्वर्सेशन। इसको वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन कहते हैं कि जब ये टर्म बोली जाए तो एनेबल हो जाता है। इतना वक्त ना काफी रहा, हम एक और नशिस्त रखेंगे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और चाहेंगे कि आप इन डिटेल हमारे नाज़रीन को इसका सही इस्तेमाल करना भी बताएं जो इसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मैं एक बात करना चाहती हूँ, मुझे पता चला कि वीकेंड पे जो है ना अजीम आप टीम लेकर कहीं गए हुए थे, कहाँ गए? जी बिल्कुल, हम गए थे छुपा के। बिल्कुल पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं जी, कुछ गैर मुल्की व्लॉगर्स। मुझे लगा शायद दुबई चले गए। टीम लेके मुझे छोड़ के पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं जी, कुछ गैर मुल्की सयाह हैं, गैर मुल्की व्लॉगर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो पाकिस्तान आए हुए हैं आजकल और लाहौर आए, मुझे पता चला तो हम अपनी टीम के हमरा गए, हमने कहा अभी हम जाकर उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान कैसा लगा उन्हें, तो उनका रिएक्शन कैसा था शहर बानो, ये देखते हैं। बिल्कुल देखना है मुझे।
सुनो पाकिस्तान के इस खुसूसी सेगमेंट में मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ और आप लोग देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे, हैरान होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। ये भी आपको मैं बताऊंगा कहाँ पे हूँ और किन के साथ हूँ। तो सबसे पहले वो जान लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड ज़ैनब एम सादिक, और ये पाकिस्तान आई हैं जी। और ये वो लोग हैं कि जो ट्रू फेस हैं पाकिस्तान के। दे आर ट्रू एम्बेसडर्स, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान आके वो कैसा महसूस करते हैं, इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस हम जानते हैं। सो ज़ैनब, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ के I've got so much adrenaline। मुझे बस यही शौक है कि मैं old Lahore देखूँ। I was born in London, but since I've grown up, I've been coming to Pakistan once a year with my family. But I've just been trying to come so much more now. Pakistan has evolved so much since I've been a child, and I think people in England, they perceive Pakistan to be very different to what it is. लोग जाके सिर्फ गाँव में जाते हैं. They don't see all of this beautiful history that we have around us. Just really excited to be here. Zainab, you are social media influencer basically. Yeah. So we're gonna walk right away. Or like you used to come Pakistan when you were a child. Yeah, so okay? मैं जब छोटी थी मैं पिंडी आती थी ज़्यादातर अबू के घर, तो हम जाते थे फैसल मस्जिद वगैरह, लेकिन कभी मैंने ये सब नहीं देखा है. Since I've started doing more social media, I've had opportunities of working with like Pakistani clothing brands, and I think especially through social media you can really see new parts of Lahore. आजकल ट्रेंड बहुत है अंदरून लाहौर देखने का लोगों का. Obviously, I know that people go to the same places, but there's so much more when you go into the little गलियाँ, जो खाने के जगह हैं. हम सबको जो हम ट्रिप पे आए हुए हैं, हमें ये शौक है कि हम बस पुराना लाहौर देखें. और ज़ैनब, मैं अपने व्यूवर्स को ये भी बताता चलूँ कि ज़ैनब के साथ और भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ आए हैं और कुछ फॉरेनर्स भी हैं. तो ज़ैनब ओवरसीज़ पाकिस्तानी है. ज़ैनब, अभी हम लाहौर फोर्ट में, आपने लाहौर फोर्ट पहले देखा था? पहले कभी नहीं देखा, सुना हुआ है, पहले कभी देखा नहीं. अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती हमें. बस मैं चाहती हूँ कि जो सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो एक्चुअली देखें कि पाकिस्तान सही में क्या है. और मेरा जो इंस्टाग्राम है ये भी यही पोर्ट्रे करता है कि वाकई में पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती है. लोग बहुत खौफनाक होते हैं यहाँ आने से पहले, लेकिन मैं लड़की हूँ, आपने देखा हुआ है मैंने कैसे बिल्कुल ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल ड्रेस. कोई भी ऐसे दुपट्टा मैं कभी कभी ले लेती हूँ जब मुझे लगे, लेकिन ऐसे हम ट्रेन पे आए हैं वैसे ऑरेंज लाइन पे, कोई भी ऐसे महसूस नहीं हो कि कोई it's so safe. Yeah, and I think it's just in the media usually it's portrayed as if like women can't travel alone. Obviously you have to be careful, but people here are so lovely and everyone's actually so helpful. मैं पहले भी जब आती हूँ मैं म्यूजियम्स और मैंने ये जो कल्चर और हिस्ट्री है ये सही कभी नहीं देखा. तो we're lucky that we're on this trip and we're actually able to experience. और ज़ैनब, आपने पाकिस्तान के खाने, पाकिस्तान का म्यूजिक, ये सब मिस किया? ऑफ कोर्स, मुझे तो पाकिस्तानी खाने इतने पसंद है. मैंने सेव किया हुआ आरिफ चिटखारा, पता नहीं बकास की बिरयानी, मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि वहाँ यहाँ भज्जे के पाए. हाँ, अच्छा नहीं मैंने ये नहीं, I need to add it to my list then. Yeah, you must. हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे. I know you guys have been waiting for the dinner. तो आप लोग जाएं अपना खाना एंजॉय करें और हम लोग बाकी गेस्ट से भी साथ साथ बात करते हैं. थैंक यू सो मच ज़ैनब, नाइस मीटिंग यू, नाइस टॉकिंग टू यू, एंड बाय द वे ब्यूटीफुल ड्रेस. Thank you. तो नाजरीन, चैंपियंस ऑफ प्रमोटिंग पाकिस्तान के साथ गपशप का सिलसिला जारी है. इससे पहले ज़ैनब से हमने बात की. अभी बड़े प्यारे मेहमान हमारे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हैं क्रिश्चियन, जो कि ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका पाकिस्तान आए हैं. और मेरी इनसे बात हो रही थी, इन्होंने मुझे बताया इससे पहले ये 75 ममालिक घूम फिर चुके हैं, उनका दौरा कर चुके हैं और पाकिस्तान उनकी 76वीं डेस्टिनेशन है. तो इनसे पूछते हैं पाकिस्तान कैसे मुख्तलिफ है और पाकिस्तान आने का अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा. क्रिश्चियन, हाउ यू डूइंग? I'm doing really well. I'm happy to be here in Pakistan. Likewise, Christian. So, our audience wants to know, and we wants to know that Pakistan is your 76th country. You've been traveling. Yes, right? number 76. Number 76. So, what's your experience so far? So it's my second day here in Pakistan, and let me just say, it's been my expectations are blown. I didn't know anything about Pakistan before coming here, and I'm blown away by not only the beauty, the incredible food, and just the friendliness of people. Everyone here is so incredibly friendly. So, what have you eaten so far? Like, can you name few dishes of Pakistani food? I can name no dishes of Pakistan food, but everything. There hasn't been something yet that I haven't liked. So I've eaten everything, which is a good sign. Christian, what my basic question is, the reality that you are experiencing right now, what's the difference between the perception and the reality of Pakistan? Since you've been from the USA, what people out there think about Pakistan and what you have experienced right now? Right, so it's difficult because in the United States we are taught almost nothing about Pakistan.
we basically take this area of the world and we group them together, right? And it's usually in a negative light. Yeah. However, with going to 76 countries and getting to know different cultures, I've been able to understand that what we see in the news is not reality. It's not reality, exactly. I've been here for just over 48 hours, and I can tell you I feel incredibly safe. My friends who've been here 4 or 5 times, they feel incredibly safe. We walked in the night market by ourselves, no guide or anything, and people smile at you, people wave, people ask where you're from. It's a completely different sense of what you see on TV to reality here in Pakistan. We really welcome our guests, and Pakistan is actually a very hospitable country. We love to, receive our guests. And Christian, tell me one more thing, that how many cities you have seen so far in Pakistan? Just here, just Lahore. Just Lahore. Just Lahore. Tomorrow we go to, it's a big city, I forget the name, but we go somewhere else. Somewhere else. So, is it the northern side also in your plan? Yes, The northern side of Pakistan. I believe so. I have been given no itinerary. So I arrived in Lahore, we've been in Lahore, and tomorrow we go somewhere else. So I kind of like that. It's a little bit of surprise and I get to feel original, you know. So Christian, when you plan to travel to Pakistan, have you talked about to your friends or your family, and have you told them that you are planning to go to Pakistan? What they said to you? So I definitely received a few messages from friends and family of maybe you shouldn't go to Pakistan right now. And did I think about it? Yes, a little bit, but I know that generally the world is a very safe place. And no matter what's going on in the world, it shouldn't stop you from going to a new country, experiencing their culture, and seeing what it has to offer. I didn't tell my grandparents yet. I will let them know when I leave. But you can tell them right now through the camera, or all your friends. Don't worry, 48 hours into Pakistan, everything is okay. I'll update you in another 48 hours, but everything should be all right. And your rest of the stay will gonna be fantastic, inshallah. Don't worry about it. You're gonna enjoy your stay over here. Thank you so much, Christian. Nice meeting you. Thank you, I appreciate it. Yeah, thank you so much. तो नाज़रीन, ये हमारे साथ क्रिश्चियन यहाँ पर मौजूद थे। उनका कहना ये था कि वो 75 ममालिक से घूमा है। 76वां मुल्क है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बारे में अमेरिका में या बाकी ममालिक में लोग जो बात करते हैं, ऐसी हकीकत बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान एक बिल्कुल सेफ मुल्क है, और वो यहाँ पर अपना स्टे भरपूर इंजॉय करें। वो भी लाहौर लैंड हुए हैं, फर्दर प्लान भी इनका, तो हम भी उम्मीद तवक्को कर रहे हैं कि वो अपना मजीद स्टे पाकिस्तान में इंजॉय करेंगे। जी, मजीद ब्लॉगर से बात करेंगे। नाज़रीन, अब हम बात कर रहे हैं द मैन बिहाइंड दिस आइडिया, जो इन तमाम व्लॉगर्स को दुनिया से इकट्ठा करके पाकिस्तान लेकर आए हैं, और पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग हो रही है यहाँ पे। दे आर बेसिकली चेंजिंग द परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, नेविगेटिंग थ्रू द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। तो ज़ीशान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कैसे हैं आप? थैंक यू, वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। ज़ीशान शाह साहब, कैसे आया ये आपको आइडिया कि व्लॉगर्स को इकट्ठा किया जाए दुनिया भर से और फिर काम किया जाए ऐसे? ये एक्चुअली हम कर रहे हैं 2017-18 से ये इनिशिएटिव। इसका नाम है चेंजिंग परसेप्शंस, एंड ये यूट्यूब अगर आप जाके देखेंगे तो ऐसे कई हमने 6 इसके पार्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आइडिया है इसका। इसके अंदर जो है हम तकरीबन अब 50 लीडिंग दुनिया के व्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स को पाकिस्तान ला चुके हैं। एंड कॉन्सेप्ट ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल व्लॉगर्स उनको पार्टनर करते हुए लोकल यहाँ के जो इन्फ्लुएंसर व्लॉगर्स हैं, एंड देन दे गो ऑन फन ट्रिप्स अक्रॉस द कंट्री। तो टोटल कंबाइंड जो हमारा इम्पैक्ट है, जो व्यूज़ आए हैं अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इट्स 50 मिलियन से ऊपर। तो आई मीन ऑब्वियसली हम एक प्रोफेशनल प्रोडक्शन करते हैं, वो टीम साथ होती है। उसके अलावा जो है ये सब लोग अपना अपना कंटेंट बना रहे होते हैं। बिल्कुल। अब जैसे एक है यहाँ, मैं कल उसका देख रहा टिकटॉक, दिस वन वीडियो उसने कल पोस्ट किया है जो 1 मिनट की है, उसके ऑलरेडी 2 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। तो अब आप इमेजिन करें टाइम्स बाय 12 टाइम्स बाय हंड्रेड्स ऑफ पीसेस ऑफ कंटेंट जो ये निकालेंगे, तो इससे दुनिया भर में एक जो इमेज है पाकिस्तान का, वो चेंज होता है इन अ वेरी सॉफ्ट एंड रियल वे। जितने भी व्लॉगर्स हैं, आप तो इनके साथ बातें भी कर रहे हैं, गपशप भी लगा रहे हैं, कैसा फीडबैक अब तक आ रहा है? आर दे एंजॉयिंग देयर ट्रिप हियर? एवरीबॉडी जो भी पाकिस्तान आता है गेट्स ब्लोन अवे, गेट्स ब्लोन अवे। ये मैंने हर व्लॉगर जो है, हर में यही एक चीज़ देखी है। अभी हमने यहाँ इस दफा बड़ा एक अनोखा कॉन्सेप्ट किया है। हमने क्या किया, टॉम को मैं लेके आया था 2019 में पाकिस्तान, टच, एंड देन टॉम एक्चुअली केम बैक टू पाकिस्तान 4 और 5 टाइम्स, और 1.5 साल रहा पाकिस्तान में, पाकिस्तान फिरा मेरे आने के बाद, बिकॉज़ ही लव्ड इट। अब टॉम को हमने बनाया होस्ट, उसके बाद 1-2 और इंटरनेशनल हैं, बाकी सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। मगर ऐसे जो बड़े व्लॉगर्स हैं ओवरसीज डायस्पोरा के, मगर ऐसे जो मतलब कोई 18 साल से पाकिस्तान नहीं आया, कोई 20 साल से नहीं आया, तो उनको वो भी शॉक्ड हैं। तो एक
एक फॉरेनर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज को पाकिस्तान दिखा रहा है। पाकिस्तान ये दिखा रहा है। बहुत concept है। खूबसूरत आइडिया, बहुत खूबसूरत, और हम लोग भी दिल से अप्रिशिएट करते हैं। वाकई पाकिस्तान का जो ट्रू इमेज है, इससे बेहतर और कोई जरिया हो नहीं सकता था कि वो दुनिया भर में जाए। और हम चाहेंगे कि टॉम से भी और भी हमारे एक दो मेहमान से हम बात करें, मजीद उनका परसेप्शन भी जाने। ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और मुझे पता है कि आपका खाना वेट कर रहा है। प्लीज एंजॉय योर फूड सर। एक आखिरी चीज, सब जाएं यूट्यूब पे, जी। चेंजिंग परसेप्शन CPIC को सर्च करें, वो वॉच करें पुराने, एंड फॉलो करें वन होम्स के चैनल पे। नए ये इसके एपिसोड आएंगे, आप वॉच करें, फीडबैक दें। इंशाल्लाह इसको जितना सपोर्ट मिलेगा हम और भी करेंगे इसको, एंड इंशाल्लाह। पाकिस्तान का एक नई शक्ल दिखाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच ज़ीशान साहब, नाइस मीटिंग यू सर। तो ज़ीशान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने भी बताया कि इस पूरे आइडिया का मकसद क्या था। बाकी मेहमानों से बात करते हैं आज ही। नाज़रीन, अब हम बात करने जा रहे हैं जी कैप्टन ऑफ द शिप से, टॉम, जो कि हॉलैंड से हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी देख सकते हैं इनको। टॉम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये 5वां इनका विजिट है पाकिस्तान का। बैक इन 2019 इसी प्रोग्राम में ये एज अ गेस्ट आए थे और अब ये इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं। तो टॉम से बात करते हैं। टॉम, हाउ यू डूइंग? Amazing, thank you so much. How's your trip so far? Obviously, I'm happy to be back in Pakistan. I could understand from your Urdu as I was my 5th time in Pakistan. I was the captain of the ship. Did you say that? Yeah, Oh, you that's are amazing. captain of the ship right now. Yeah, it's true. We've just came to know that you are hosting this program right now. Yeah. So 2019, I came. My first time to Pakistan. 2019 was also the first time I came to travel to Pakistan. I visited my first time. Then I met Z, and in the same year, he said, "Okay, I'm gonna do another Changing Perceptions trip. You want to come?" And I say, "Yeah." That grew into a friendship. Met Z around the world a couple times, and then there was the One Home trip evolved, and Z came with the idea bringing overseas Pakistanis, Yes. and he said, "You're gonna be my host. You have to lead this trip of overseas Pakistanis," which is an honor for me, obviously, because Z said, "You've been around the country more than so many Pakistani people, and in total, I've been here around half a year traveling in Pakistan on 5 And trips." basically, Tom, it's an honor for us that you are here with us right now. So, Tom, tell us about the perception of Pakistan. What international media, in general, and the other social media platforms specifically talking about Pakistan right now, and what you have actually experienced here. Let's go back to 2019. So when I first got to Pakistan, there was very little tourism and very little knowledge about Pakistan. I think they did quite a good job. In the last 5 years, it changed. The perception of Pakistan has changed. Definitely a more positive image that has been evolving in the years, and Pakistan became a kind of a tourist destination. So we can say that Pakistan is now in your list the most favorite destinations in the world. We're gonna say that. Pakistan has always been, from the first time I came to Pakistan, it has been one of my favorite destinations. It became like a place where you can do really cool things, like the mountains, obviously the culture. So many cool things Have to you do. seen Pakistani movies, Tom? I have seen a couple Pakistani Taxigate, the last one coming out, right? Have you seen Maula Jat? That one I haven't seen. You must watch Maula Jat. Yeah. It's amazing movie. If you can say the Mole nu Mola na mare, Molana Mare, te Mola nahi marda. the Moya Neu Marta. Thank you. Can you name few dishes that you really enjoyed in Pakistan? The street food. Street food. Yeah, the Definitely, street food and the karai and everything, things like that. Super cool dishes. If there's one exact dish that I Have you really tried love, biryani? obviously Yes, biryani. Yeah. Obviously, I ate biryani. We had this was really cool. So on my Instagram and my TikTok, I always post raw experiences, and then suddenly I got biryani in a bag. Okay. It was only the other day, and I never had biryani in a bag. It was just $1, and I was like, okay, what is my expectations of biryani in a bag? So I poured it on my thing, and there was these little hamburgers, meat, and I was like, wow. That actually tastes good, and I did not expect it, but eating with my hands, I love also. So, yeah, I mean, I'm a Pakistani foodie already. Thank you so much, Tom. You're welcome. Nice meeting you. Nice meeting you. Pleasure. Take care. तो नाजरीन, अभी बड़ा खूबसूरत कपल, बड़ा ही खूबसूरत जोड़ा हमारे साथ मौजूद है जो इस ट्रिप पे यहाँ पर पाकिस्तान आए हुए हैं, और ये भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। हमारे साथ बिस्मा हैं, और बिस्मा एक जर्नलिस्ट भी हैं, ऑथर हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। हमारे साथ इनके हस्बैंड हैं फ़ाहद साहब, और फ़ाहद साहब भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं। अमेरिका में, टेक्सास में ये लोग सेटल हैं, और पाकिस्तान ज़िंदगी में शायद 1 या 2 बार आए हैं। तो आज इनसे बात करते हुए जानते हैं कि अब पाकिस्तान में आकर इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो बिस्मा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान?
इस दफ़ा टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। लाहौर तो आई नेवर केम बिफोर, सो पहली दफ़ा लाहौर हम आए थे एंड मतलब जो सुना है बिल्कुल अलग है। सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद इट एक्चुअली। या इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो आप कह सकते हैं फाइनली कि लाहौर लाहौर है। जी लाहौर है। और मुझे ये है कि अब मैं बच्चों को भी लेके आई डिडंट वांट टू ब्रिंग देम, आई वाजंट श्योर। ओके, तो अब ये है कि आई एम श्योर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उनको भी लेके नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। yes, डेफिनेटली। फाद साहब आप बताएं, आप मुझे बता रहे थे कि आप अब तक सिर्फ अपनी ज़िंदगी में 2 बार पाकिस्तान आए हैं। हाँ, मैं 20 साल का था जब मैं पाकिस्तान से अमेरिका गया और उसके बाद हम खाली 3 दफ़ा आए हैं। जब मैं यहाँ पाकिस्तान में था तो लाहौर 1 दफ़ा आना हुआ, इस्लामाबाद जाना हुआ, ऊपर नारान और कागान तक जाना हुआ, मगर मैं छोटा था। उसके बाद हम जब भी लाहौर आते थे तो मीनार पाकिस्तान या बादशाही मस्जिद, राइट। तो इस दफ़ा जो इन्होंने ज़ीशान और वन होम्स ने जो चेंज परसेप्शन का टूर दिया है, इन्होंने एक काम ये बहुत ज़बरदस्त किया है कि जो हमारे साथ फॉरेनर्स हैं उनका इंटरेस्ट तो बेसिकली लोकल लाइफ में है, राइट। उनको ठेले और स्ट्रीट फूड और उन चीज़ों से बहुत इंटरेस्ट है। हमने वो पूरी ज़िंदगी देखा है, हमें तो उसकी आदत है, मगर ये लोग हमें जो है प्रोग्रेसिव पाकिस्तान भी दिखा रहे हैं। अभी फाद साहब आपको तो पता होगा ये आपके सामने क्या है, बिस्मा को पता है ये क्या पड़ा हुआ? जी ये पता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दिस माइट बी द बेस्ट वन आई हैड इन माय लाइफ। या तो हम लोग अगर आपको कंपटीशन करवाएं एक छोटा सा, हाउ डज इट फील? वैसे आई माइट लूज, आई गॉट ब्रेसेस रिसेंटली, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर लूंगी। कोशिश करते हैं, चले जी। ऑन अ काउंट 3 तो देखते हैं कौन पहले खत्म करता है। अरे यार 3 2 1 ये जी गोलगप्पे की रेस चल रही है यहाँ पे और आप देख सकते हैं कि फाद साहब बड़े एक्सपर्ट हैं और वो बता रहे थे कि उन्होंने सारा स्ट्रीट फूड खाया हुआ है यहाँ का और उन्हें पूरा आइडिया इस बारे में। मगर इस दफ़ा नहीं खा सकते, पेट खराब हो जाता है। नहीं, बहुत शानदार गोलगप्पे, आई एम श्योर ये खाने के बाद पेट खराब नहीं होगा। और बिस्मा मुझे लग रहा है आपने हार जाना है, फाद बहुत स्पीड में खा रहे हैं। मुझे उनको जीतने देना होगा क्योंकि बात का भी सोचना है। वापस भी जाना है। नहीं आप ही जीते तो ज़्यादा सही रहेगा। Then I can stop. देखिए ये होती है सच्ची मोहब्बत और ये हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों में भी पाई जाती है। फाद जान के हार रहे हैं ताकि बिस्मा जीत जाए। वंडरफुल। कैसा टेस्ट है? इज इट गुड? जबरदस्त, बहुत everything actually is एवरीथिंग इज अमेजिंग। वैसे फाद जीत चुके हैं, इनके पास 2 हैं। मैंने नहीं, दोनों हम लोग दोनों जो हैं डिस्क्वालीफाइड हो गए। थैंक यू सो मच बिस्मा, थैंक यू सो मच फाद साहब, Thank you so नाइस much. मीटिंग यू गाइस। और आप पाकिस्तान का असल चेहरा हैं। यू गाइस आर ट्रू हीरोज ऑफ पाकिस्तान, ट्रू एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। कि अब पाकिस्तान से बाहर रहकर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है और अपने बच्चों को छोड़कर ये लोग पाकिस्तान आए हैं। ये इस बात का सबूत है कि अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत है इनको और पाकिस्तान का परसेप्शन पूरी दुनिया के सामने रखना कितना ज़रूरी है। जो लोग बात करते हैं मीडिया में, ओवरऑल सोशल मीडिया पे, उसमें और असल पाकिस्तान में, असल लाहौर में कितनी हकीकत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ हमारे आखिरी मेहमान इस ट्रिप के शान अयान हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल द वे फ्रॉम टेक्सास। और अयान एथलीट भी हैं, मेडिकल स्टूडेंट भी हैं और ये बता रहे थे कि इससे पहले ये पाकिस्तान आ चुके हैं यहाँ पर। जी, पहली दफ़ा मैं 18 साल पहले आया था, मैं 5 साल का था और ये पहली बार लाहौर में, मैं पहले कराची आया था। अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन So Ayan, basically it's your first time in Lahore right now. First time in Lahore. How are you feeling? It's a new vibe. I wasn't expecting this, you know. लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। I'm looking forward to seeing the north now. And you must have heard about जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जम्मिया नहीं। I haven't, no. You haven't? I haven't, no. No, it's a very famous saying. अच्छा, Yeah. What does it mean? It means that if you haven't seen Lahore, the one who haven't seen Lahore haven't been born yet. That makes sense, yeah. It makes sense. तो हम लोग लाहौर फोर्ट में हैं, कैसा लग रहा है लाहौर फोर्ट? ये आर्किटेक्चर कैसा लग रहा है? Well, Environment कैसा लग रहा है? It's very old, cultural. It's very vibey. काफी अच्छी तस्वीर भी ली है। It's अच्छा माहौल। It feels like I'm home, you know? Yeah. और अभी आप एक्साइटेड हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए? हाँ जी, अभी हम इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन I'm looking forward to seeing the north. हम हुंजा भी आ जा रहे हैं और स्कर्दू भी, तो I'm looking forward to seeing those. तो अयान परसेप्शन कैसा है जब आप टेक्सास में हैं, वहाँ पर लोग पाकिस्तान के बारे में क्या बात करते हैं और जब आप पाकिस्तान आए आपने कैसा एक्सपीरियंस किया? तो पाकिस्तान जब लोग सुनते हैं ना, वो टेररिज्म सुनते हैं कि it's unsafe, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया हूँ ना, it's the total opposite. यहाँ पे लोग अच्छे हैं, hospitable हैं,
very nice. यहाँ पे अच्छा मॉल है. It's very safe. So it's the total opposite of what people think. टोटल ऑपोजिट. Yeah. तो पाकिस्तान अब दोबारा कब आ रहे हैं? अभी इंशाल्लाह अगले महीने आऊँगा. जब मौका लगे मैं आऊँगा. जब मौका मिले. यार नाइस मीटिंग यू. थैंक यू सो मच. Absolutely. और Thank आप you. इस तरह से अपना ट्रिप एंजॉय करें. जी जी एंड इंशाल्लाह. एक्चुअली यू आर द ट्रू फेस ऑफ पाकिस्तान बिकॉज यू आर लिविंग अब्रॉड. और Yes. वहाँ पे पाकिस्तान का परसेप्शन इमेज जो चेंज कर सकता है वो आप जैसे लोग हैं. Thank तो you. हमारी दुआ है कि आप इस ट्रिप को एंजॉय करें और नेक्स्ट टाइम अपनी पूरी फैमिली के साथ आइएगा. जी जी इंशाल्लाह. We're gonna Thank you. host you. Thank you. Inshallah. Nice meeting you. Thank you so Likewise. much. तो नाज़रीन ये हमारे ख़ास मेहमानों के साथ आज की ख़ास शाम थी. बड़ा अच्छा दिन इनके साथ गुजरा और अब ये देख सकते हैं आप मेरे अकब में अपनी अपनी सवारियों पर तैयार हैं. ये लोग बस अब रवानगी भरने लगे अपनी अगली मंजिल की जानिब. तो हमने भी बड़ा इंजॉय किया इनके साथ और आई एम होपिंग कि इन लोगों ने भी अपना ट्रिप लाहौर में फ़िलहाल बहुत इंजॉय किया. तो आज के इस सेगमेंट से मुझे इजाज़त दीजिए. दोबारा आप लोगों के साथ मुलाकात होगी. तो तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें. तो गाइस पाकिस्तान जिंदाबाद. कम टू पाकिस्तान मेरी जान. समथिंग मेरी जान कम टू पाकिस्तान. जबरदस्त जो एंड पे आपने कहा है ना, मेरी जान कम टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. छा गए हो जी. बहुत जबरदस्त किया आपने. तो ऐसा है मेरा पाकिस्तान. सोशल मीडिया की बात करेंगे, हमारी लाइफ में शामिल हो चुका हुआ है, हमारी लाइफ का हिस्सा है. जैसे हमने खाना खाना है वैसे हमने सोशल मीडिया यूज करना है. जैसे हमने पानी पीना है वैसे ही हमने जाकर रील्स को देखना है और रील्स को अपलोड भी करना है. जो लोग करना जानते हैं या जो लोग पसंद करते हैं या जो लोग अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं, उनके लिए ये बड़े मसाइल होते हैं. तो जी बिल्कुल. और फिर इसके इंसानी नफ्सियात पर असरात भी सामने आते हैं. तो आजकल नई नई टर्म्स हैं कुछ जिनका हमें बिल्कुल नहीं पता है और हमारे साथ इसी हवाले से रिसर्चर नक्श काजी मौजूद हैं और हमें सुनो पाकिस्तान में आप वक्तन फवक्तन ज्वाइन भी करती रहेंगी और बताती रहेंगी कि कौन कौन सी नई टर्म्स आ रही हैं. तो आपको वेलकम करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आज हम एक बड़ी मज़ेदार टर्म पे बात करेंगे जिसको कहते हैं फोमो. फोमो. फोमो FOMO. फोमो जी. ये क्या होता है? ये एब्रीविएशन है फियर ऑफ मिसिंग आउट. FOMO. फियर ऑफ मिसिंग आउट. यानी क्या मेरे फॉलोअर्स कम ना हो जाएं, मेरे फॉलोअर्स कम ना हो जाएं. अगर मैंने अपडेट नहीं डाली तो मेरी रील्स ट्रेंडिंग पे नहीं आ रही. अगर कुछ चीज़ ट्रेंड कर रही है और मैं वो ट्रेंड नहीं फॉलो कर रही तो ओहो मेरे तो फॉलोअर्स कम हो जाएंगे. मेरी चीज़ मेरे जो है मोनेटाइजेशन होती है तो उसमें आपके मोनेटाइजेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है. तो इससे ना बेसिकली लोगों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है और स्ट्रेस होता है बिकॉज वो कीप अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं ऐसी चीज़ के साथ जो वो कर नहीं पा रहे. तो नक्श ये तो फिर हमको है फोमो. आपको है अजीम, आपको भी है? मेरे ख्याल से जोमो. अगर सोशल मीडिया के एतबार से तो शायद ना हो लेकिन और किसी मामले में शायद फोमो हो सकता है. अच्छा मजे की बात है सोशल मीडिया के एतबार से भी इनको है. मैं फियर ऑफ क्या था? फियर ऑफ मिसिंग आउट. अच्छा मजे की बात ये कि ये फिनोमेना ना एग्जिस्ट करता था पहले भी. लाइक आपको किसी का करियर देख के ये फील होता था कि यार मैं यहाँ नहीं पहुंचा, वो फलाना डॉक्टर है, कोई बाहर सेटल हो गया है. ये वाली एंजाइटी तो होती है. ये होती थी ना पहले. अब ये टर्म आ गई, ये आई मिड 2010 में. ठीक है, इसको फोमो को पहले इंट्रोड्यूस कराया गया इस टर्म को और फिर 2013 में ये बाकायदा डिक्शनरी का पार्ट बन चुकी है. जी. और इसमें यह है कि लोगों को एंजाइटी होती है, लोगों को डिप्रेशन होती है, स्ट्रेस होती है. आपको ये फील होता है कि आई एम नॉट कीपिंग अप विद एवरीथिंग गोइंग ऑन. मुझे तो है. ठीक है, मुझे और हम लोग पेस मिस कर रहे हैं कि दुनिया जितनी तेजी से तरक्की कर रही है हम लोग नहीं कर रहे. मुझे ना पता, मुझे फोमो है. आपको फोमो? नहीं, शहरबानों को है. आपको फोमो? शहरबानों को है अजीम, इसलिए क्योंकि हमसे ज्यादा ना इनके फॉलोअर्स हैं. नहीं, मुझे बड़ी देर से पता था इनको फोमो है. मैंने बता भी रहा था, माने नहीं ने फोमो. मैं मीम लिखूं और मिलियन फॉलोअर्स हो जाएं तो मेरा ख्याल है वो जो है ना फोमो की एक छोटी सी निशानी. मेरी काफी रील्स ट्रेंडिंग पे गई. मैं इतनी खुश फिरती थी, पता नहीं क्या खुशी मिल गई. अब फिर नहीं जा रही. मैं था ना वो, अब इसलिए दोबारा नहीं जा रही. अब फिर नहीं जा रही है, फिर बहुत दुखी हूं. और आप बहुत रेगुलरली उसको अपडेट भी करती हैं. आप अजीम थोड़ा कम करते हैं. मैं इसलिए तो बता रहा हूं, मुझे कोई फोमो शोमो नहीं है. मुझे कुछ और हो सकता है और भी कोई टर्म. हां इसका अच्छा मजे की बात है कि इसकी काउंटर टर्म है जोमो. ठीक है. हां मजेदार है टर्म्स लेकिन बड़ी समझ के बाद ये फोमो जोमो स्लोमो. नहीं स्लोमो किसी और चीज में आता है भाई. आपके एक्स्ट्रा स्लो होने में स्लोमो हो सकता है. अच्छा फोमो स्लोमो वॉक कहते हैं ना, वो एंटरटेन करना है आपने, तो आप स्लोमो वॉक करें और स्टाइल मारे तो आप बिल्कुल बॉलीवुड के एक्टर्स की तरह. जोमो के अंदर स्लोमो होता है.
जोमो का क्या मतलब है? जॉय ऑफ बहुत ज़्यादा मोमो नहीं हो गया अच्छा, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। जोमो मीन्स जॉय ऑफ मिसिंग आउट। दैट इज कि अगर आप ट्रेंड्स का पार्ट नहीं है, अगर आप मतलब इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, जैसे आप नहीं है मैं नहीं हूँ, तो मुझे कोई एंग्जाइटी नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। मैं ये इसलिए नहीं करी कि मुझे कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं है अपनी लाइफ में, मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं कहीं रेस में पीछे रह गई हूँ, मुझे तो ये करना था। मैं अगर देखें, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सोशल मीडिया का यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेक्नोलॉजी का यूज़ आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ आता हो और आप करें भी, आपकी प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस ज़रूरी है, ठीक है, वो होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप ना फियर ऑफ मिसिंग आउट के लिए एंग्जाइटी हो जाना कि अच्छा जी मेरी रील नहीं आ रही, मेरा ये नहीं आ रहा, मेरा वो नहीं, मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, मैं ट्रेंड पे नहीं आ रही, अच्छा तो वो थोड़ा सा ना आपको एंग्जाइटी तो बहुत मसले की बात बता दी। मुझे फोमो भी है, जोमो नहीं है मुझे। जोमो में ये है कि आप जॉय ऑफ मिसिंग आउट क्या है कि अगर आप उसका पार्ट नहीं है, यू आर हैप्पी, ठीक है। यू डोंट क्वेश्चन योर लाइफ कि अच्छा मैंने नहीं किया तो क्या होगा, बढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, मेरा एल्गोरिथम पे जोमो किसी और लिहाज से भी तो हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं सोशल मीडिया से। वैसे नक्श में ये भी हूँ, जोमो भी हूँ मैं, YouTube के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। जब लोग मुझे कहते हैं कि आपको करना चाहिए, तो मैं कहती हूँ नहीं 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 कोई बात नहीं, मुझे लगता है नहीं, बस नहीं होना इसे। यहाँ पे आपके पास कंट्रोल है ना। मुझे ऐसे लगता है कि सोशल मीडिया एक टूल है और उससे कंट्रोल, मतलब उसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। वो आपको कंट्रोल ना करो, आप उसको कंट्रोल करें। इस बात पे भी रिसर्च कर रही हैं कि जोमो और फोमो से बचना कैसे है। होता है नक्श, जब कोई सोशल मीडिया से पैसे कमा रहा हो आपके सामने धराधर, तो आपको फील होता है यार ये कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा रही। बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये है क्योंकि देखिए सोशल मीडिया ना डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है, ठीक है। इसको डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि आपको देखिए नोटिफिकेशंस आएंगी, आपको लाइक एक रील आपने देखी है, उसके बाद वही उसी जैसी रील्स खुलती जाएंगी आपके इंटरेस्ट की, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपको हुक किया जाए, सही। तो इसको डिज़ाइन तो ऐसे ही किया गया, वो अपना काम कर रहा है। हमारे क्या काम है, हमारा काम ये है कि हम उसे कंट्रोल करें। इन सेंस देखें, इससे एंग्जाइटी होगी, इससे आपकी आईसाइट भी वीक होगी, जब आपको यूज़ करते रहेंगे आप मेंटली डिस्टर्ब भी रहेंगे, चीज़ें आपको ज़्यादा अपसेट भी करने लगेंगी। तो बड़े दुख की बात की आपने। मुझे नहीं पता कि आप में से किसको फोमो है या जोमो है, लेकिन हमें अभी ब्रेको है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेहत की। ज़िंदगी में हम बहुत से छोटे बड़े काम करते हैं, जब ऑफिस या घर में हमारे इन कामों की तारीफ होती है, हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी महसूस होती है। इसके अलावा हम जब भी कोई नई चीज़ खरीदते हैं, नया मोबाइल, नई गाड़ी, नया घर या कपड़े इवन खरीदते हैं, तो जब उन चीज़ों की भी तारीफ होती है, हमें उससे भी खुशी मिलती है। अब इस खुशी का एहसास हमारे जिस्म में मौजूद एक हार्मोन है डोपामाइन, जिसकी वजह से होता है। तो डोपामाइन हार्मोन है क्या और ये सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं, इंटरनेशनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर सदफ साहिबा। कैसे हैं आप? जी मुझे ये जो डोपामाइन है यानी खुशी का हार्मोन, इसको हम अपनी बॉडी में बैलेंस कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर कोई बढ़ाना चाहता है तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं? जी जी, डोपामीन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा इसमें रेक्टिफाई कर दूं। डोपामीन एक केमिकल है जो कि ब्रेन के सेल्स में प्रोड्यूस होता है, नेचुरल केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है उसको। और इस केमिकल के ज़रिए जो ब्रेन के सेल्स हैं वो आपस में मैसेजेस भेजते हैं, और इसके अलावा बॉडी में बाकी जो सारे सेल्स हैं उनको भी मैसेजेस भेजते हैं, ठीक है। डोपामीन जो है वो ब्रेन के बहुत से फंक्शंस के लिए ज़रूरी है, जैसा कि हैप्पी केमिकल कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये जब हम हैप्पी होते हैं तो इसका नेचुरली जो है वो लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम जो सेटिस्फाई होते हैं लोग, सेटिस्फेक्शन है, किसी काम को करने के लिए मोटिवेट होना, उसके लिए ज़रूरी है। जो बच्चे स्कूल में लर्निंग करते हैं, लर्निंग, कंसंट्रेशन और ये सारा प्रोसेस, उसमें डोपामीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी स्लीप में और आपके मूड में डोपामीन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बॉडी के मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करने में डोपामीन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आप अर्ली सोते हैं तो डोपामाइन आपकी बॉडी में रिलीज होता है, और अगर आप अर्ली नहीं सोते तो वो नहीं होता। अर्ली से तो मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल है कि जो आप अगर एनफ आवर्स ऑफ स्लीप लेते हैं, हाँ, और डेफिनेटली नाइट स्लीप, ये नहीं है कि आपका स्लीप का साइकिल ही उल्टा है। आप नाइट स्लीप लेते हैं 7 to 8 आवर्स, एक एडल्ट, और बच्चे के लिए 10 to 12 आवर्स होते हैं, तो उसमें डोपामीन का लेवल जो है बॉडी में मेंटेन रहता है। तो डॉक्टर साहब कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि हम 2-3 घंटे बस सोते हैं, लेकिन हम फ्रेश फील कर रहे होते हैं और एनर्जी होती है। कभी कभी बहुत खुशी की बात होती है, हमें नींद भी नहीं आती। हाँ, ये भी हो जाता है। हाँ, ये अब डिपेंड करता है कि उस बंदे ने अगर पूरे दिन में 24 आवर्स में अगर मुख्तलिफ वक्त में अपनी नींद पूरी कर ली है तो ही विल बी फाइन। नहीं, लाइक नींद का साइकिल जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, या 7 से 8 घंटे मस्ट है और ये सब पे लागू होता है? नहीं, ये है कि वेरी करता है, लेकिन एक हेल्दी माइंड के लिए और अच्छी फंक्शनिंग के लिए
24 आवर्स में 8 आवर्स स्लीप एडल्ट को रिकमेंड की जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो खुशी का केमिकल है, इसे अब हमारी आप देखें कि लाइफ जितनी फास्ट है वैसे एंग्जाइटी, हर तरफ स्ट्रेस है, काम का प्रेशर है, रिलेशंस का प्रेशर है, तो किस तरह से बैलेंस रखा जा सके? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जिस अगर तो ये ब्रेन में ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया उसका रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, अगर ज़्यादा हो जाए? जी जी जी। और अगर कम हो जाए तो ऑपोजिट साइड पे इंसान चला जाता है, जिसमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी और इस तरह की सब चीज़ें। इसके अलावा मसल्स में भी अगर ज़्यादा हो जाए तो वो रेस्टलेस लेग्स और क्रैम्पिंग होती है। कम हो जाए तो पार्किंसंस डिजीज़ एक, यानी वो ब्रेन ही कंट्रोल करता है, जिसमें मसल स्टिफ हो जाते हैं और बंदा मूव नहीं कर पाता और उसकी लाइफस्टाइल इफेक्ट होता है। बॉडी के सारे पार्ट्स के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। तो इसकी रीजंस जो हैं वो उनको जानना ज़रूरी है लोगों के लिए। उसमें एक तो है कि ब्रेन के सेल्स या तो वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डैमेज हो जाए, या जिन रिसेप्टर्स के ऊपर डोपामीन एक्ट कर रहा है वो डैमेज हो जाए। तो अब उसके लिए एग्जैक्ट थेरीज तो मालूम नहीं है, लेकिन उसके लिए जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि एक तो जेनेटिक फैक्टर्स इंक्लूड हैं और दूसरा हमारा लाइफस्टाइल, यानी कि वो लोग जो कि हेल्दी डाइट नहीं लेते और फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जिनका फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उनका शौक़ नहीं होता, लेज़ी रहते हैं, सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर बिज़ी रहते हैं, कोई रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, और वो लोग जिनका लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है, यानी ज़िंदगी में रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिल रहा, आपस में रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने का टाइम नहीं मिल रहा, उन लोगों में डोपामीन की डेफिशिएंसी और इम्बैलेंस हो जाता है और वो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते ऐसी हैं। कौन सी 5 पॉइंटर्स जिसका ख्याल रखकर हम बैलेंस कर सकते हैं? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट जो कि रिकमेंड की जाती है हाई इन टायरोसिन। तो टायरोसिन इज़ अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन का कंपोनेंट है। ठीक है। उसका अगर आप इंटेक बढ़ाएं तो उससे डोपामीन का लेवल मेंटेन रहता है, जो कि हमारे फॉर एग्जांपल टेकिंग नट्स सही एंड सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें दूध, दही, चीज़ और मीट, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि टायरोसिन में। इसके अलावा अगर आप कोई सप्लीमेंट भी लेना चाहें आप ले सकते हैं विच कंटेन टायरोसिन। ठीक है। नंबर 2, आपका आपके पूरे दिन के साइकिल में 2-3 घंटे ऐसे होने चाहिए जो आप रिलैक्स्ड गुजारें, अपने जो आपका पसंद है, आपको हॉबी है या कुछ भी है आप वो करें। नंबर 3 जो है इसमें एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, ये एक्सरसाइज। नंबर 4 आ गया। हाँ जी, लास्ट वन मेडिकेशंस हैं, जैसा कि अगर आप लो साइड पे चले गए हैं तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस हैं, मूड स्टेबलाइजर्स हैं, ये सारे जो हैं ब्रेन के में डोपामीन के लेवल्स को एडजस्ट करते हैं। और शिज़ोफ्रेनिया है जो पार्किंसंस है उसमें डोपामीन का लेवल कम हो जाता है, तो लीवोडोपा के नाम से एक ड्रग दिया जाता है जो कि बॉडी में डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने बेहतरीन 5 तरीकाकार बताए हैं जिन पर अमल दरामद करते हुए हम खुश रह सकते हैं, डोपामीन का जो लेवल है उसको अपनी बॉडी में बरकरार रख सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ी थी कि आपके हंसने पर, खुश रहने पर टैक्स नहीं लगता, तो ना रहा करें, दुखी खुश रहा करें, आप खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। क्या ज़रूरत है फिर इस तरह के हार्मोन्स लेने की जब बंदा खुद से खुश ना रहे? तो और अगर आप खुश नहीं होंगे तो आपको फोमो जोमो हो सकता है। तो आज के लिए हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें जी, कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।